नमस्कार। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा ऐतिहासिक मामला जहां न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन बिल्कुल आमने सामने आ गए। सही कहा। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये कोई साधारण जमीनी विवाद नहीं है। ये सीधे तौर पर एक आम नागरिक की आजादी और रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज से जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण का जो मुख्य आधार है वो अधिवक्ता मनीष शुक्ला, अविनाश साहू और अमन बाजपेयी द्वारा साझा की गई जानकारी है, और साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बहुत ही हालिया और कड़ा फैसला भी है। और हम आज का जो हमारा मिशन है वो बहुत स्पष्ट है। हमें असल में ये समझना है कि जब एक न्यायिक अधिकारी, चाहे वो जूनियर स्तर का ही क्यों न हो, अपनी कुर्सी पर बैठकर न्याय करता है तो उसकी ताकत एक डीएम या एसपी से या यहाँ तक कि किसी राज्य के राजनीतिक मुखिया से भी ऊपर कैसे हो जाती है। हाँ बिल्कुल, राजनीतिक मुखिया से भी ऊपर। और यही हमारे लोकतांत्रिक सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मतलब जब सत्ता या प्रशासन के लोग अदालत के आदेशों को हल्के में लेने लगते हैं तो वो सिर्फ एक जज का अपमान नहीं होता, वो उस आम इंसान के भरोसे को तोड़ना होता है जो न्याय की उम्मीद में कोर्ट पहुंचता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक ऐसा दृश्य स्थापित करते हैं जहां पुलिस एक कोर्ट के स्पष्ट आदेशों को नजरअंदाज करती है और फिर हाई कोर्ट उस पर क्या कड़ा कदम उठाता है। इस पूरी घटना की जो टाइमलाइन है वो बहुत अहम है। मामला सानू उर्फ राशिद नाम के एक व्यक्ति से जुड़ा है जो धोखाधड़ी के एक आरोप में फंसा है। 14 सितंबर 2025 को राशिद को पुलिस हिरासत में ले लेती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कागजों पर यह कोई ऑफिशियल अरेस्ट यानी आधिकारिक गिरफ्तारी नहीं थी। बिल्कुल, उसे बस थाने में बैठा लिया गया था। और यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। ये जो बिना कागजों वाली हिरासत है, यही पुलिस ज्यादतियों की जड़ है। मतलब बिना आधिकारिक गिरफ्तारी दिखाए किसी को भी हिरासत में रखना एक बहुत ही गंभीर कानूनी अपराध है। इसे सीधे तौर पर अवैध हिरासत माना जाता है, क्योंकि जब तक गिरफ्तारी कागज पर नहीं होगी तब तक उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का जो नियम है वो लागू ही नहीं हो पाता। सही बात है। और शायद यही वजह थी कि 16 सितंबर को राशिद की बहन सीधे सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ललितपुर के सामने एक आवेदन देती है। वो बताती है कि उसके भाई को पुलिस ने पकड़ रखा है, पर जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं दिखाई जा रही है। अमूमन उसी दिन अग्रिम जमानत की अर्जी भी लगा दी जाती है। और फिर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, 17 सितंबर की सुबह अचानक सरकारी वकील अदालत को बताते हैं कि आवेदक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, और जाहिर है इसके बाद 18 सितंबर को अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो जाती है। मतलब जैसे ही परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, पुलिस ने तुरंत गिरफ्तारी कागजों पे दिखा दी। लेकिन इस मामले में एक और ऐसा चौंकाने वाला तथ्य है जो स्थापित कानूनी प्रावधानों का बहुत बड़ा उल्लंघन है। वो महिला सह आरोपी वाला मामला। हाँ बिल्कुल। रिकॉर्ड में ये बात सामने आई कि एक महिला सह आरोपी, जिनका नाम रशीदा बताया गया है, उनको सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया। सुबह 4 बजे? मतलब रात के अंधेरे में एक महिला की गिरफ्तारी। मैं जहां तक कानूनी समझ रखती हूँ, क्या सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले किसी महिला को ऐसे गिरफ्तार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। सीआरपीसी और अब जो नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानून है, वो महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर बहुत ज्यादा असाधारण परिस्थिति हो भी तो पुलिस अधिकारी को पहले एक महिला पुलिस अधिकारी के जरिए संबंधित मजिस्ट्रेट से लिखित में अनुमति लेनी होती है। तो सुबह 4 बजे की इस गिरफ्तारी का मतलब है कि इन सभी सुरक्षा घेरों को पूरी तरह तोड़ दिया गया। एकदम सही। और सीजेएम ललितपुर ने इसका बहुत कड़ाई से संज्ञान लिया। तो सीजेएम ने इस मनमानी पर क्या कदम उठाया? सीजेएम ने 22 सितंबर, फिर 30 सितंबर और 3 नवंबर 2025 को लगातार आदेश पारित किए, और इन आदेशों में एसएचओ और आईओ से पुलिस स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश करने को कहा गया। उन तारीखी की फुटेज जब अवैध हिरासत और सुबह 4 बजे की गिरफ्तारी का दावा किया गया था। हाँ, और अदालत ने सिर्फ फुटेज नहीं मांगी, बल्कि पुलिस अधिकारियों को अवमानना यानी कंटेम्प्ट की सख्त चेतावनी भी दी। 3 बार आदेश देना दिखाता है कि अदालत मामले की गंभीरता को समझ रही थी, और सीसीटीवी फुटेज मांगना भी कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। सीजेएम ने अपने आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम मामले का जिक्र किया था।
परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामला। ओ हाँ, ये तो कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर एक मील का पत्थर है। सही कहा। पुलिस थानों में हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाना और उनकी फुटेज को सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया था। तो सीजेएम सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करवा रहे थे, लेकिन पुलिस ने फुटेज जमा नहीं की और आदेशों को अनसुना कर दिया। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मामला अब 4 फरवरी 2026 को इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। जब निचली अदालत के आदेशों की इस कदर अनदेखी हो तो हाईकोर्ट का दखल देना स्वाभाविक था। उन्होंने संबंधित आईओ और एसएचओ को तलब कर लिया और 18 फरवरी को वे पेश होते हैं और बिना शर्त माफी मांगते हैं। लेकिन उन्होंने जो बहाना दिया वो सच में हैरान करने वाला है। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी की स्टोरेज क्षमता सिर्फ 10 टेराबाइट थी। 10 टेराबाइट? हाँ, और इसलिए 2 महीने बाद फुटेज अपने आप डिलीट हो गई। उन्होंने इसे महज एक तकनीकी गलती बताया। मतलब आज के समय में एक आम वीडियो एडिटर के पास इससे ज्यादा स्टोरेज होती है और एक पूरे जिले के अहम पुलिस स्टेशन का डेटा सिर्फ 10 टेराबाइट, और वो भी तब जब सीजेएम 22 सितंबर से ही फुटेज मांग रहे थे। ये बहाना जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच को बिल्कुल राज नहीं आया। उन्होंने इस सफाई को सिरे से खारिज कर दिया। सीधी सी बात है, कोई भी नहीं मानेगा। जब एक इंसान की आजादी दांव पर हो तो ये बहाना बहुत अजीब लगता है। अदालत ने इसे जानबूझकर की गई अवहेलना माना। जज ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये न्यायिक आदेशों को दरकिनार करने और सबूत मिटाने की सोची समझी कोशिश थी। और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ बहुत अहम टिप्पणियां भी की जो सीधे तौर पर संविधान से जुड़ी हैं। बिल्कुल। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 पर जोर दिया, जो जीवन और पर्सनल लिबर्टी का मौलिक अधिकार देते हैं। अदालत ने एक बहुत कड़वी सच्चाई भी उजागर की कि यूपी के कई पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों का ठीक से मेंटेनेंस न करना एक रूटीन फीचर बन गया है। रूटीन फीचर मतलब ये कोई एक थाने की कहानी नहीं है। कैमरे खराब होने का बहाना पुलिस को जवाबदेही से बचने का रास्ता दे रहा था। और इसका सीधा असर उन कमजोर लोगों की आजादी पर पड़ता है जिन्हें बिना रिकॉर्ड के हिरासत में लिया जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब अदालत ने मान लिया कि पुलिस ने जानबूझकर अनदेखी की है, तो इसकी सजा क्या तय की गई? सजा बताने से पहले मैं हाईकोर्ट द्वारा स्थापित एक बहुत बड़े सिद्धांत पर रोशनी डालना चाहूंगा। कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला दिया। ये फैसला जजों की स्थिति को लेकर बहुत स्पष्ट है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जजों की तुलना प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों से नहीं की जा सकती। जज सॉवरेन स्टेट यानी संप्रभु राज्य का काम करते हैं। इसका मतलब न्याय करते समय एक जुडिशियल ऑफिसर, एक डीएम, पुलिस चीफ और यहाँ तक के राजनीतिक मुखिया से भी ऊपर होता है। बिल्कुल, और इसलिए उनके आदेश की अनदेखी सिर्फ जज का अपमान नहीं है, बल्कि कानून के अधिकार को सीधी चुनौती है। तो सजा क्या मिली? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की धारा 10 के तहत उन पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया और सजा के तौर पर उन्हें उसी दिन शाम 4 बजे कोर्ट उठने तक कोर्ट रूम में ही कस्टडी में रहने की सजा सुनाई गई। जो पुलिस वाले रोज लोगों को कस्टडी में लेते हैं, उन्हें खुद एक मुजरिम की तरह कोर्ट रूम की कस्टडी में खड़ा रहना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और बात सिर्फ सजा की नहीं थी, नुकसान की भरपाई भी की गई उस 3 दिन की अवैध हिरासत के लिए। हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये डीके बसु मामले की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन है। इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वो आवेदक राशिद को 1 लाख रुपए का मुआवजा दे। लेकिन क्या ये पैसा आम टैक्स पेयर की जेब से जाएगा? नहीं, यही कोर्ट का सबसे अहम कदम था। राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वो इस रकम की वसूली उन दोषी पुलिस वालों की सैलरी से कर सकती है। ये बहुत जरूरी है। जब बात सीधे सैलरी कटने पर आती है तो जवाबदेही अपने आप तय हो जाती है। बिल्कुल। अगर हम इससे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक आम इंसान के लिए इस सब का क्या मतलब है? एक आम इंसान के लिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल ऑफिसर न्याय की पहली सुरक्षा लाइन और न्यायपालिका की रीढ़ होते हैं, और इसी को मजबूत करने के लिए कोर्ट ने कुछ नए और बहुत बड़े निर्देश जारी किए हैं। वो नए निर्देश क्या हैं? अब सभी जिलों के सीजीएम या मैजिस्ट्रेट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के तहत कोर्ट का समय खत्म होने के बाद पुलिस थानों में जाकर रैंडम तरीके से सीसीटीवी कैमरों की चेकिंग करेंगे। रैंडम तरीके से मतलब बिना बताए, अचानक से? हाँ, बस उन्हें पहले से अपने डिस्ट्रिक्ट जज को सूचित करना होगा और पुलिस को इस चेकिंग में पूरा सहयोग करना होगा। कोई भी रुकावट या बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसे सीधे अदालत की अवमानना माना जाएगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है।
साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हर जिले का मानवाधिकार न्यायालय यानी ह्यूमन राइट्स कोर्ट अवैध हिरासत या पुलिस हिंसा की शिकायतें सुन सकता है। ये जानकारी श्रोताओं के लिए बहुत अहम है। और अंत में उस व्यक्ति का क्या हुआ जिसके मामले से ये पूरी बहस शुरू हुई थी? राशिद का क्या हुआ? हाई कोर्ट ने राशिद को जमानत दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि वो 15 दिनों के भीतर पहली सूचना देने वाली फाइनेंस कंपनी को 15 लाख रुपए ट्रांसफर करेगा। तो न्याय दोनों पक्षों के लिए संतुलित रखा गया। आज की इस पूरी चर्चा का जो सार निकल कर आता है वो ये है कि न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्ता का कोई भी पद कानून से ऊपर नहीं है। बिल्कुल, कोई भी पद या वर्दी संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दे सकती। जाते जाते एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। यह अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस और कैमरे आम जनता पर नजर रखते हैं। लेकिन जब एक स्थानीय जज रात के वक्त किसी भी पुलिस स्टेशन में अचानक जाकर ये चेक कर सकता है कि उनके कैमरे काम कर रहे हैं या नहीं, तो क्या ये हमारे समाज में ताकत के संतुलन को पूरी तरह से नहीं बदल देता? एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये। अगर रक्षक ही गलत करे तो अब उन पर नजर रखने के लिए न्यायपालिका सीधे उनके दरवाजे पर खड़ी है। इस नए सिस्टम से भविष्य में पुलिस की जवाबदेही कितनी बदल जाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हमेशा की तरह इस गहन विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय